हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सबका मैथ एकेडमी में स्वागत है। और जैसे कि आपको हर बार की तरह हर बार एक ही चीज को बताने से अच्छा है कि यहाँ पर जो वीडियो बन रहा है वो किसके लिए बन रहा है। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी हो रही है और इसमें सभी क्वेश्चनों को रखा गया है, इसलिए ये सीरीज जो है हमारे लिए ऑल इन वन मैथ क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। मतलब एक ही जो सीरीज चल रही है जिसका 10वां भाग हम लेके आए हैं, इसमें सारे चैप्टरों के क्वेश्चनों को यहाँ पे कवर करा है, इसलिए ये ऑल इन वन सीरीज एक नाम दिया है इसको। और इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को रखा गया है, जैसे कि लिखा भी है गणित के महत्वपूर्ण सवाल। तो देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आज का वीडियो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखा करो और उसका जो भी नॉलेज है उस नॉलेज से आपको अपना एग्जाम को भी क्लियर करना है। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 पर हम आ चुके हैं। इससे पहले भी क्वेश्चन हुए हैं, 120 तक क्वेश्चन हम करा चुके हैं। ये सीरीज का कौन सा क्वेश्चन है? भाग 10 में क्वेश्चन नंबर 121 में पढ़ते हैं क्वेश्चन को, फिर उसके बाद इसको करते हैं। उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है जिसका परिमाप 48 मीटर है? तो क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली आप दे सकते हैं। इसका आंसर कौन सा होगा? दूसरा। बस आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का परिमाप होता क्या है। ठीक है, तो आंसर हमारा आ चुका है 144। पर आया कैसे है? देखिए, इतने आसानी से क्वेश्चन कुछ होते हैं जो कि पढ़ने के बाद तत्काल आंसर आ जाता है। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, क्या दे रखा है? परिमाप दे रखा है। काय का दे रखा है? वर्ग का। वर्ग का परिमाप कितना दे रखा है? 48 दे रखा है। आप जैसे कि तुम्हें पता होगा और हमने बताया भी है कि वर्ग का परिमाप जो होता है, किसी भी वर्ग या किसी भी आकृति का परिमाप पूछते हैं तो उसमें सारी भुजाओं का जोड़ होता है। क्या होता है? सारी भुजाओं का जोड़ देंगे तो उसका परिमाप आ जाता है। चाहे उसमें वर्ग हो, आयत हो या कोई अन्य आकृति हो, तो उसमें भुजाओं से बनी हुई आकृति हो। किससे बनी हो? इस तरह भुजाओं से बनी आकृति का परिमाप निकालना है तो उनकी भुजाओं की आकृति को क्या कर देते? जोड़ देते हैं। ठीक है, आकृति की इस भुजाओं को जोड़ेंगे तो मान लेते वर्ग की हर एक भुजा कितनी होती? बराबर होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि हर एक भुजा बराबर होती है वर्ग की। तो परिमाप क्या हो जाएगा? जैसे कि हमने बताया सभी भुजाओं का जोड़ होता है। तो कितनी भुजा है? 1 2 3 4। तो चारों को जोड़ देंगे तो 4x है, या फिर हम कहेंगे 4 इंटू भुजा। 4 भुजा है तो 4 का गुणा कर देंगे, 5 होती तो 5 का कर देते। तो वर्ग की चूंकि सभी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए हमने डायरेक्ट 4 भुजाओं का निकालना था, 4 का गुणा कर दिया। तो इसी को हम फॉर्मूला बोल सकते हैं कि वर्ग का परिमाप जो होता है वो 4 गुणा भुजा होता है, जो किसके बराबर है? 48 के। यहां से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो हमारी भुजा जो आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है? 12। भुजा कितनी आ चुकी है? 12। तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। अब भुजा हमारी 12 आ गई है तो यहाँ पर 12 लिखते हैं। यहाँ पे भी 12, सभी भुजाएं क्या होगी? 12 होगी। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। या तो हमें ये पता होगा कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर इसका वर्ग कर दे तो वर्ग का क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। या फिर एक फॉर्मूला याद रख लो कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। तो यहां से भी निकल आएगा 12 गुणा 12 बराबर कितना आ गया? 144। तो इसका सही आंसर जो आएगा वो 144 वर्ग मीटर में आएगा। किस में आएगा? वर्ग मीटर में आएगा। क्षेत्रफल हमेशा मीटर का जो 2 की घात लगी इसे हम पढ़ेंगे वर्ग मीटर। क्या पढ़ते हैं इसको? वर्ग मीटर है। तो जब भी क्षेत्रफल पूछते हैं तो वर्ग के फॉर्म में ही लिखा जाता है। सेंटीमीटर में आप देती हो तो वर्ग सेंटीमीटर आता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके इसी क्रम में। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने आपको बताया था कि इसका आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो जब भी वर्ग का क्या दे रखा है आपको, वर्ग का परिमाप दे रखा है, वर्ग का परिमाप दे रखा है, चार भुजाओं का जोड़ दे रखा है, तो हम भुजा निकाल लेंगे। परिमाप जितना भी दे रखा है ना उसमें 4 का भाग लगा देंगे, तो ये क्या निकल आएगी, हमारी भुजा निकल आएगी। जितना भी आंसर आता है, जब हमने भुजा निकाल ली 12, तो 12 का वर्ग कर दिया, तो क्षेत्रफल कितना आ गया, 144। जब हम क्वेश्चन को पढ़ रहे थे तो हमने बस इतना ही कैलकुलेशन किया था, जो कि मौखिक हो सकती है। परिमाप दे रखा था, 4 का भाग दे दिया, भुजा आ गई, भुजा का हमने वर्ग कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 144। तो हमने जैसे कि हर बार बताते हैं कि क्वेश्चन को पहले बेसिक से पूरा करा दिया, उसके बाद जब आपको बनने लगेगा, एक दो क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो आप इस क्वेश्चन को इसी तरह से डायरेक्ट इतनी ही कैलकुलेशन करने की जरूरत है। ठीक है, तो रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि परिमाप दे रखा है तो वर्ग का दे रखा है, तो 4 का भाग दे देंगे, भुजा निकल आएगी, भुजा का वर्ग कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है 122 नंबर का क्वेश्चन, 20 परिमाणों, परिणामों था ही उल्टा लिख दिया, 20 परिणामों का औसत जो है 18 है। प्रत्येक परिणाम, यहाँ पे ठीक लिखा है, प्रत्येक परिणाम में से 3 घटाने पर नया औसत क्या होगा। एकदम इजी है, एकदम इजी है। औसत को समझिए, औसत क्या होता है। औसत का मान है कि समान, औसत में क्या है, 20 परिणाम में, पहले तो इसको सही लिखते हैं, 20 परिमाणों लिखा है, ठीक है। 20 परिमाणों का औसत जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। इसका मतलब जो 20 18 कितने बार आया होगा, 20 बार आया होगा, क्योंकि ये 20 परिमाणों का औसत है। हर बार 18 जो है वो कितने बार रिपीट हो रहा है, 20 बार हो रहा है। अब बोला है कि प्रत्येक परिमाण में, प्रत्येक में मतलब 20 है ही, ऐसे ऐसे क्रम में प्रत्येक में से 3 घटा दिया जाए, मतलब हर एक में से 3 घटा दिया जाए, तो अब हर एक कितना हो जाएगा, 15। यहां से घटाएंगे 3 तो कितना आएगा, 15। तो यहाँ पर प्रत्येक की बात हो रही, तो इसी तरह से ये 20 संख्याएं थी, और हमारा जो आंसर आ चुका है इसका भी कितना आ गया, औसत कितना बन गया, 15। क्यों बन गया 15, क्योंकि प्रत्येक में से घटा रहा है। अभी हमने बताया औसत माने क्या होता है, समान। औसत मीन्स क्या होता है, समान वैल्यू को हम औसत कहते हैं। एक जैसी वैल्यू अगर है, ये एक जैसा, मान लो तुम लोग 10 मित्र हैं, 10 लोगों के पास एक जैसा पैसा है, 100 के नोट है, तो औसत मान सकते हैं कि औसत कितना है, 100 है। ठीक है, तो औसत क्या होता है, समान वैल्यू को बताता है, समान संख्या को बताता है, समान वजन को बता सकता है, समान रुपया को बता सकता है। तो यहाँ पर औसत का मीन्स है समान है। अब यहाँ पर समानता रखिए कि प्रत्येक में से 3 घटा रहे हैं, तो नया औसत भी कितना आ जाएगा, 15, क्योंकि 18 में से 3 घटा 15 यहाँ पे भी। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आ गया, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरे नंबर का आंसर एकदम सही होगा। और इस तरह का क्वेश्चन जो है यहाँ पर औसत से लिया गया। इस क्वेश्चन को भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं कि देखिए, अभी हमने इस क्वेश्चन से सीखा क्या है, क्या एक क्वेश्चन हमें और क्वेश्चनों की ओर इशारा कर रहा है सीखने के लिए। तो हाँ, जब भी आपको देखिए यहाँ पे परिणामों का औसत दे रखा है, 10 20 जो भी दे रखा है, अब यहाँ पे प्रत्येक में 3 घटाने की बात करें, ऐसा भी हो सकता है बोल देते कि प्रत्येक में 3 जोड़ने की बात कर देते, तो औसत कितना बन जाता, इस औसत में हर एक में जोड़ रहा है, अभी 18 था, 3 जोड़ने की बात कर देते तो 21 आ जाता, आंसर कितना आ जाता। अगर वो गलती से ये कह देते, गलती से क्या जानबूझ कर कहते, क्योंकि कह सकते हैं तुम्हारे क्वेश्चन से बन रहा है, तो वो क्या कह देते कि प्रत्येक परिणाम में 3 का भाग दे देते। जो औसत था, औसत जो 20 परिमाणों का औसत दे रखा है, प्रत्येक में 3 का भाग दे देते, तो नया औसत जो बनता वो कितना बनता, 6 आ जाता। कितना आ जाता, 6 6 6।
क्योंकि अभी 18-18 था, हर एक में 3-3 का भाग दे देंगे, तीछिंग 18 तीछिंग 18, तो इस तरह से हमारा आंसर 6 आता है। और क्या हो सकता था, और ये भी कर सकते थे भी कि गुणा भी कर सकते हैं। तो मैथ के जो 4 ऑपरेशन है, मैथ के कितने ऑपरेशन है, 4। नंबर 1 जोड़, नंबर 2 घटाना, भाग और गुणा, ये चारों चीजों का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को पलट सकते हो। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई तो अगला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 23वां, 123वां क्वेश्चन। ये इसलिए और बताते हैं हम आपको कि आप कंफ्यूज ना हो, आप एक तरह के क्वेश्चनों को छोटी से परिवर्तन से क्वेश्चन ना छोड़े, थोड़ा सा परिवर्तन करके उस क्वेश्चन को छोड़ के आ गए आप तो नॉलेज में कमी आ गई है। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कहा है और इसको समझते हैं। दिख रहा है क्वेश्चन, तो साफ सुथरा दिख ही रहा है। 123 नंबर का क्वेश्चन है। दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। यदि प्रत्येक की बात हो रही, प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात जो अनुपात आ रहा है, तो यह अनुपात बढ़कर 3:4 हो जाता है। तो इसके लिए आप ऑप्शन ट्राई कर सकते हो, इसके लिए आप ऑप्शन ट्राई कर सकते हो और बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं। तो पहले ऑप्शन तो ट्राई हम करेंगे नहीं, पहले तो हम करेंगे कि इस तरह करेंगे कैसे। तो हमें दो संख्याएं दे रखी हैं, जब भी अनुपात दे रखा है इसका मतलब भी दोनों संख्याएं तुमको पता है। तो अनुपात कितना दे रखा है, 2:3। एक संख्या तुम्हारी 2x है और दूसरी संख्या क्या है तुम्हारी 3x है। ठीक है, अनुपात माने बटे होता है। प्रत्येक में मतलब ये संख्या, एक संख्या हमने जब भी अनुपात में दे रखा है तो हम उसमें x लेके चलते हैं। प्रत्येक में कितना जोड़ रहे हैं, 9 जोड़ दिया जाए, मतलब यहाँ पे 9 जोड़ दिया जाए और यहाँ पे भी 9 जोड़ दिया जाए, तो जो अनुपात बढ़ जाता है वो कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। ये हमारे क्वेश्चन ने जैसा कहा वैसा किया। ठीक है, अभी हमें एक ये पता करना है कि वो संख्याएं क्या है, क्या है कि संख्याएं क्या है, ये जो संख्याएं थी वो क्या है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कैची गुणा करेंगे, इसका गुणा इधर कर दिया और इसका गुणा इधर कर दिया। जब इस 4 का गुणा होगा तो इस 2x से भी होगा और इस 9 से भी होगा। ठीक है, जब 4 का इस 2x से गुणा होगा तो 4 दूनी 8 है, ये प्लस है। 4 का इस 9 से गुणा होगा तो 4 9 36 है, ये तो 4 का गुणा हो गया। ठीक है, जब इस संख्या का इस 3 से गुणा करेंगे तो इस 3 का गुणा इस 3x से होगा और इस 3 का गुणा इस 9 से होगा और बीच में कौन आएगा, बराबर है। तो ये जो संख्या थी वो इस तरफ गई है और इस तरफ गई तो 3 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि भाग वाली संख्या कहाँ जाती, गुणा में जाती है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि 3 का गुणा 3 से हो गया तो कितना हो जाएगा, 9। कितना हो जाएगा, 9x और 3 नम कितना हो जाएगा, 27। ये बात समझ में आ गई। सीधा सा इस संख्या को इस तरफ भेज दिया, इस तरफ भेजने के बाद इससे भी 3 का गुणा होगा और इससे भी 3 का गुणा होगा। अब x वाली संख्या एक साइड करेंगे, बिना x वाली संख्या एक साइड पे करने वाले हैं। तो देखिए ये 9x है और ये 8x है, तो जो 8x है वो कहां पे जा रहा है, 9x साइड पे जा रहा है, मतलब बराबर के उस तरफ जा रहा है। बराबर के जब उस तरफ जाते हैं तो जो हमारे 4 चिन्ह होते हैं, ऑपरेशन में कितने चिन्ह होते हैं, 4 चिन्ह होते हैं। 4 चिन्ह के अलावा कोई चिन्ह नहीं होता। मैथ के 4 ही मेन ऑपरेशन होते हैं, एक तो जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, और यही लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। फिलहाल जब भी कोई संख्या बराबर की उस तरफ जाती तो चिन्ह पलट जाता है। तो ये संख्या जो थी प्लस की है, जब शुरू में कोई चिन्ह नजर नहीं आए तो प्लस की मानते हैं, क्योंकि माइनस की होती तो चिन्ह देते हैं। तो जो 8x थी बराबर के उस तरफ जा रहे, प्लस की संख्या जा रही है तो काय की हो गई, माइनस की।
तो जिस संख्या को निकालने की बात होती है उसे हम कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट साइड में। ये 9x कौन सा है, ये वाला है, और ये संख्या इसी तरफ जा रही 9x तरफ, तो किसकी हो गई, माइनस की 8x हो गई। जब ये इधर चला गया तो इधर एक 36 बच गया, तो 36 तरफ कौन आएगा, संख्या। तो ये जो 27 था वो 36 की तरफ आ रहा है, 36 की तरफ आएगा तो प्लस की संख्या आ रही, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस की संख्या हो जाएगी। तो ये 27 का हो गया माइनस का। जब हमने 9 में से 8x घटाया तो 1x बचा, और यहां पर वैल्यू जो आ जाएगी 36 में से कितना घटा रहे हैं, 27 घटा रहे हैं, तो 9 बचेगा। तो हमने जो है x का मान निकाल लिया। x का मान निकाल लिया तो हमारी जो संख्या थी, ये जो अनुपात दे रखा था, इस संख्या में 9 का गुणा हो जाएगा। जो इस अनुपात में किसका गुणा हो जाएगा, 9 का। तो जो अनुपात, वो जो संख्या आ जाएगी वो एक तो 18 आ जाएगी और 9 × 3 = 27 आ जाएगी। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला। अब 9 का गुणा क्यों किया इस अनुपात में, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि एक संख्या थी तुम्हारी 2x और दूसरी संख्या थी तुम्हारी 3x है, और x का मान कितना निकाला, 9। तो 9 दूनी 18। 2x का मतलब क्या होता है, 2x का मतलब है 2 गुणा x, और x का मतलब यहाँ पर x का मान कितना निकाला, 9। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 9। इस तरह से 18 हो गया था। इसी तरह से इसको भी लिखा 3, इनके बीच में गुणा, और x का मान कितना है, 9। तो ये हो गया था 18 और ये हो गया था 27। ये क्वेश्चन हमने कर दिया। ये अगर बेसिक तरीका से भी करते हो, अगर आपको आता है तो ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं, ठीक। लेकिन ऑप्शन ट्राई करने के लिए आपको क्या करना है, पता होना चाहिए कि ऑप्शन ट्राई करते कैसे है। जब आपने संख्या निकाली तो एक संख्या 18 आई और दूसरी संख्या कितनी आ गई है, 27 आई है। तो हमने क्या किया कि ऑप्शन ट्राई करने के लिए हमें पता नहीं है कि कौन कौन सी संख्या है, लेकिन इतना पता है कि उन संख्याओं में 9 जोड़ने की बात कर रहे हैं, ठीक है। कितने की जोड़ रहा है, कि जो संख्या है, ये अनुपात है, अनुपात से एक संख्या निकाली हमने, और जो संख्या है उसमें बोल रहा है कि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए, तो जो उनका अनुपात है वो कितना होना चाहिए, 3:4 होना चाहिए। पहला ऑप्शन देखते हैं। तो पहली हमने 12 ले ली और दूसरी कितनी दे रखी, 28। तो देखिए, अगर देखा जाए तो अगर हम इसको काट देंगे तो वो इतना आएगा, 6 दूनी 12 आएगा क्या। पहली बात तो ये जो संख्याएं हैं इनका अनुपात जो है वो इस तरह से नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि संख्याएं उनका अनुपात जैसे हमने देखी 18 है और 27, ये दो संख्या है। जब हम इनको काटेंगे 9 से तो अनुपात क्या निकल के आना चाहिए, पहले तो ये अनुपात आना चाहिए जो संख्या है। पहली बात क्या आना चाहिए कि ये अनुपात आना चाहिए, संख्याएं हैं अगर वे तो इनका देखिए, इनका अनुपात कितना आ रहा है, 4:12, ठीक है, 4×7=28। पहली बात तो इनका, जब हमने इन जो संख्याएं निकालने वाले थे, जो संख्याएं हैं, जिन संख्याओं का ये अनुपात है, उनका अनुपात देखा तो ये संख्या ही नहीं है। पहली बात तो ये संख्या नहीं है। दूसरी बार हमने देखा कि ये देखिए कि 18 और 27 का अनुपात देख लेते, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, मतलब ये संख्या है का जब हम अनुपात देखा तो कितना आ रहा है, 2:3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये संख्या हो सकती है, ये संख्या हो सकती है। ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि जब हम इसको देखा तो ये ऑप्शन कट हो गया, क्योंकि ये तो संख्या ही नहीं है। तीसरा ऑप्शन जरा देखते हैं, तीसरा ऑप्शन में क्या लिखा, 8/12 अनुपात मान, बट अब इसको भी देखिए काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो देखिए इनका अनुपात एक जैसा है। तो हमने पहले जांच में क्या देखा कि पहली बात तो एक ऑप्शन तो डायरेक्टली कट रहा है, क्यों, क्योंकि अनुपात ही खराब आ रहा है इससे। और इसी तरह से इसको करेंगे तो इसका भी अनुपात कितना आएगा, 2:3 आएगा। लेकिन ये वही थी पहले वाले के लिए कि हमने एक ऑप्शन काट दिया, लेकिन हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, ऑप्शन के ऊपर, पहला ऑप्शन तो कट गया, हमारी संख्या कितनी है,
दूसरा ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं, ये है दूसरा ऑप्शन ट्राई क्यों कर रहे हैं। अब हमने बोला कि इसमें प्रत्येक में कितना जोड़ना है, 9 जोड़ना है, तो 9 इसमें जोड़ दिया, इसमें भी 9 जोड़ दिया, तो संख्या कितनी बन गई है, 27/36। अब जरा इसको काटो, जब हम इसको काटेंगे तो हमारा अनुपात बढ़ गया है, हमारा अनुपात क्या हो गया, बढ़ गया है, पहले अनुपात जो था उससे ज्यादा हो गया है। कैसे, 9 से काटा, 9 तिया 27, 9 चौके 36 है, तो जो हमारा अनुपात था 9 जोड़ने से अनुपात क्या हो गया, 3:4 हो गया। तो जो भी संख्या हमने ली है उसमें क्या करना है, 9 जोड़ना है, 9 का बोला तो 9 जोड़ेंगे, जो संख्या दी है उसको हम जोड़ दिए, जैसा कहा है वैसे ही करेंगे, तो उससे हमारा ऑप्शन ट्राई हो जाएगा। तो सीधे नतीजे से हम यही पहुंचे हैं कि ऑप्शन ट्राई करना है तो संख्या को मानना पड़ेगा, और मानेंगे कौन, इन्हीं ऑप्शन में से लेंगे। इन्हीं ऑप्शन में से हमने पहला ऑप्शन के ऊपर ऑपरेशन लगाया कि 9 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 28 में 9 जोड़ दिया तो कितना हो गया, तो जैसे 9 जोड़ दिया तो ये तो हो गया भैया 21, और ये हो गया कितना हो गया, नहीं, जब हमने इसमें 9 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा। जब हमने देखा कि यार इसको काट के देखते हैं तो इससे काटने से तो कट ही नहीं रहा है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। क्या है, ये अभाज्य संख्या है, और ये संख्या अभाज्य संख्या किसी भी संख्या को काट नहीं सकती, काटने के लिए इसी का मल्टीपल्स होगा तभी कटेगा। तो ये ऑप्शन तो हमारा पहले ऑप्शन से फेल हो गए। दूसरा ऑप्शन तो हमने अभी ट्राई करके बताया, तीसरा ऑप्शन भी अगर मान लेते हैं कि दूसरा नहीं होता तो तीसरा में भी क्या करते, 9 जोड़ देते, 9 जोड़ने की बात कही है, तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे हम, 9 जोड़ देंगे, किसमें, 12 में, एक संख्या 8 और दूसरी संख्या 12 है, तो 12 में भी 9 जोड़ दिया, और देखा कि क्या काटने के बाद हमारा इतना आंसर बन सकता है, तो क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16, 1 17, और ये कितना हो जाएगा, 21 है, ये भी नहीं कटेंगे क्योंकि ये अभाज्य संख्या है ये। तो जब कोई भी संख्या हो, जब कोई भी संख्या है अगर उसे काटने की बात आए तो एक अभाज्य संख्या दूसरी अभाज्य संख्या को तभी काट सकती है जब उसी अभाज्य संख्या का गुणनफल दिया हो। तो ये 17 का गुणनफल तो है नहीं, 17 दूनी 34 होता तो कट भी जाता, अन्यथा नहीं कटेगी। तो यहाँ पर देखा कि ऑप्शन ट्राई करने से भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि ऑप्शन तभी ट्राई कर सकते हैं जब क्वेश्चन करने का तरीका पता हो। ठीक है, तो जैसे कि इसका आंसर भी हमारा निकल चुका है, ऑप्शन ट्राई करने का तरीका हमने बता दिया कि जो भी संख्या दी रखी है उसमें 9 जोड़ा, 9 जोड़ने के बाद इससे हल किया, हल करने के बाद जो आंसर निकालना था वो आंसर यहाँ पे दिया होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में, अगला क्वेश्चन क्या है, और एक क्वेश्चन जो था वो अनुपात समानुपात से लिया गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक बक्से की प्रत्येक कोर, एक बक्से की प्रत्येक कोर 3 मीटर लंबी है, हर एक कोर कितने मीटर लंबी है, 3 मीटर लंबी है, तो इसका आयतन कितना होगा। ये क्वेश्चन एकदम इजी है, आपको क्या करना था, बस आपको पता होना चाहिए था कि इसका निकालना कैसे है। किसी भी बक्से का आयतन कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए। अब प्रत्येक कोर उन्होंने बराबर दे रखी है, कोर की मतलब है कि उसकी लंबाई बक्से की, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई तीनों क्या है, बराबर है, क्योंकि 3 ही कोर होती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। हर एक कोर क्या है, बराबर लंबाई की है, 3 मीटर, 3 और 3 है। आयतन कैसे निकालते हैं, आयतन सीधा सा समझिए, अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई किसी एक को भी बढ़ा देंगे तो आयतन बढ़ जाएगा। ये डिपेंड किस पे करता है, तीनों चीजों पे करता है, लंबाई पे भी, चौड़ाई पे भी और ऊंचाई पर भी। तो आयतन सीधा निकालने का एक ही तरीका है कि इनका गुणा कर दीजिए, लंबाई का, चौड़ाई का और ऊंचाई का। कैसे करेंगे गुणा, लंबाई भी 3 है, प्रत्येक कोर कैसी है, बराबर है, तो इसका आंसर आ चुका 3 गुणा 3 गुणा
3, कितना आ जाएगा 27 है। कैसे आ गया, गुणा करके देखते, 3 दिया 9, 9 का 3 से गुणा करेंगे 27, 9 3 27। अब आयतन का यूनिट होती है, उस यूनिट को आप याद रखना कि जो आयतन है वो हमेशा घन के फॉर्म में आती है। किसके फॉर्म में आती है, घन मीटर, मीटर में है तो इस पे जो पावर है वो कितने की बन जाएगी, 3 की पावर बन जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि देखिए ये भी लंबाई भी मीटर में है, चौड़ाई भी मीटर में है, ऊंचाई भी मीटर में है। तो संख्याओं का गुणा के साथ साथ उनका भी गुणा हो रहा है मीटर का, मीटर मीटर मीटर, 3 बार गुणा करेंगे तो घात कितनी लग जाएगी, 3 लग जाएगी। तो संख्याओं के साथ यूनिट का भी मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि वो मीटर में है तो मीटर का भी गुणा होगा, सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर का गुणा होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 27 अकेली नहीं लिखेंगे, मीटर पे घात 3 लिखेंगे, 27 मीटर क्यूब। क्यों लिखा है इसको, क्योंकि वैसे तो सभी के सभी है, कभी कभी ऑप्शन इस तरह से दे देते हैं वो, आपके लिए कुछ नहीं है, सवाल वही है, ऑप्शन इस तरह से दे दिया। पहला ऑप्शन 27 मीटर, दूसरा ऑप्शन क्या दे दिया, 27 मीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन दे दिया 27 मीटर पे घात 3, और चौथा ऑप्शन मान लो उन्होंने 27 ही छोड़ दिया। तो यहां पर आपका आंसर आ जाता और आप ऑप्शन को इसको टिक भी कर देते कि 3 ऑप्शन दे रखे हैं, क्वेश्चन ही गलत है। अब क्या कर दोगे, या तो आप ज्यादा दिमाग लगा लेंगे क्योंकि 3 ऑप्शन एक जैसे दे दिए, क्वेश्चन ही गलत है, जान किसने क्वेश्चन दे दिया ऐसा, क्वेश्चन ही गलत है। पर वहां पे क्वेश्चन गलत नहीं है, आयतन पूछा है तो आयतन के लिए यूनिट इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखना कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन में ऑप्शन एक जैसे है, लेकिन आपने देखा ही नहीं है कि इसके पीछे भी कुछ था, इन ऑप्शनों को लिखने के पीछे भी कुछ था। तो उसकी वजह ये थी कि उसकी जो यूनिट है यानी इकाई है उसको भी लिखना जरूरी होता है। चलो, तो जब भी किसी भी आकृति मतलब आकृति में बक्सा, जिसे हम घन और घनाभ के फॉर्म में बोलते हैं, घन या घनाभ का भी आयतन हम इसी तरह से निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कर देते तो वह उसका आयतन निकाल के आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 में पर आ गए हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 125, पढ़ लेते हैं इसको पहले। तो एक बस नई दिल्ली से प्रातः 9:10 बजे चलना आरंभ करती है और संयम यानी शाम के 4:20 बजे चंडीगढ़ पहुंच जाती है। पूरी यात्रा में लगा समय कितना होगा, पूरी यात्रा में लगा समय कितना होगा, एकदम इजी क्वेश्चन है। जैसे देखिए यहां पर वो सुबह चला, कब चला, सुबह चला, प्रातः को क्या बोलते हैं, सुबह बोलते हैं। और सुबह कितने बजे चला, 9:10 पर, सुबह 9:10 पे चला। अब यहां पर गलती क्या होती है उसको भी बताएंगे। और शाम के कितने बजे पहुंचा, शाम के ये भाई साहब पहुंचे हैं 4:20 पर, ठीक है। तो कितने घंटे लगे, उसे दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचने में कितना समय लगा। यहां पर दिल्ली था और इधर चलते चलते वो कहां पे पहुंच गया, चंडीगढ़ पहुंच गया। इनके बीच की दूरी क्या है ये तुम्हें बताना है, वो भी किस हिसाब से, बीच की दूरी नहीं, यहां से यहां तक पहुंचने में उसे कितना समय लगा है ये बताना है। कैसे निकालेंगे कि सुबह 9 बजे से तो चला था, 9:10 पे चला था और कितने बजे पहुंच रहा है, 4:20 पर। तो यहाँ पर क्या मिस्टेक हो जाती है कि सुबह के 9 बजे से चलते 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 4 बज गए, तो यहाँ पर बीच में 12 बज जाते हैं।
कितने बज जाते हैं बीच में? क्वेश्चन को सॉल्व करते करते बच्चों का भी 12 बज जाता है। क्यों? क्योंकि सुबह का टाइम है, दोपहर के 12 तो बजेंगे। उसके बाद घड़ी क्या करती है? 1 से शुरू हो जाती है। तो क्या करना है, 12 बजे तक का समय जो भी आएगा उसमें ये समय को जोड़ देंगे, क्योंकि ये 12 बजे के बाद का समय दे रखा है। ये 12 बजे के पहले का समय निकालना है, तो 12 बजे तक का समय निकाल लीजिए और इसमें चिपका दीजिए। जब भी 12 बजे की समय की बात हो तो 12 बजे को हम लिखेंगे 11:60, क्योंकि यहाँ पर मिनट में वैल्यू दे रखी है। और इसको निकालने के लिए हमने इस 12 को कैसे लिख लिया? 11:60। उसमें से घटा दिया कितना? 9:10 को घटा दिया, तो हमारा जो 12 बजे तक का समय निकल के आ जाएगा। जब भी बीच में 12 आ जाता है तो हमें 12 को मिनट में इसी फॉर्म में लिख लेंगे। बीच में 12 कब कब आता है? एक तो हमारे दिन में आ जाता है, यानी दोपहर बोलते हैं जिसे, और एक रात में आ जाता है जिसे हम रात ही बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों समय जब भी घड़ी या इसका सवाल है घड़ी से संबंधित, कैलेंडर से, घड़ी का है ये, तो हम इसको क्या करते हैं, जो 12 होता है वहीं से तक का समय निकाल के जो भी समय दिया होता है उसको जोड़ देते हैं। देखो घटा के देखते हैं तो यहाँ पर तो 50 मिनट बच गया, और इधर कितना बच गया? 2 घंटा। तो 2 घंटा 50 मिनट इसने रात दिन के 12 बजे तक का समय लिया। कितना लिया? 2 घंटा 50 मिनट। जैसे कि हमने बताया था कि हम क्या करेंगे, जो भी समय हमारा 12 बजे तक का आएगा उस समय को 12 बजे के बाद वाले समय में जोड़ देंगे। तो ये कितना हो गया? 70। ये कितना हो गया? 6:70। 70 मिनट नहीं होते घड़ी में, लेकिन यहां पर हो गए। तो क्या करेंगे, 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, तो 60 मिनट यानी 1 घंटा हम इसको इधर दे देंगे, तो ये कितने बच जाएंगे? 7। 7 जैसे ही बजे 6 के 7 कर दिया तो इसमें से 60 मिनट चलेगा। कितने चलेगा? 60। 70 में से 60 गया तो कितना बचेगा? 10। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 7 घंटे 10 मिनट। तो इसके लिए सही आंसर हमारा यही होगा, पहला ऑप्शन। तो इतने धीरे धीरे क्वेश्चन को कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह भी आप ही के समझ में आ जाए, आपके हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए हम इसका स्पीड थोड़ा कम करें। बाकी जब आपको आ जाएगा तो आप इसको फटाफट कर लेंगे। कितने स्टेप में करना था? पता है कि हमें 4:20 पर पहुंचना था। ये भी पता है कि हम सुबह चले, तो ये भी पता है कि 12 बजे तक का समय हमें निकालना है। तो क्या करते हैं हम, फिर इसको समझाते नहीं, जब तुम्हारे समझ में आ जाएगा तो तुम भी इसको डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओगे। 12 बजे तक का समय निकालना है, तो 11:60 में से क्या है, सुबह का समय घटा दिया। जैसे ही जो घटाया तो हमारा जो आंसर आ गया वो ये आ गया। अब जो भी आंसर आया उसमें हमने जो 12 बजे का बाद का समय दिया था उसको हमने जोड़ दिया। फिर हमने जोड़ दिया तो हमारे पास जो आ गया 70 मिनट आ गया, और यहाँ पर 6 आ गया। इसके बाद हम इसको अब लिखने की जरूरत नहीं है। 70 मिनट बोले तो 60 इधर चला गया, यानी 7 घंटा 10 मिनट। तो हम इतना कैलकुलेशन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। फिलहाल अगर हम इसको डायरेक्ट इस तरह से बताते तो आपको प्रॉब्लम होती समझने में, फिर हमारी भी मेहनत खराब जाती और आपको समझ में नहीं आता। आप क्या कर देते, वीडियो को छोड़ छाड़ देते, भाग जाते कि क्या फायदा है ऐसा पढ़ने से जो समझ ही नहीं आ रहा है। तो कोशिश ये है कि चीज समझ में आ जाए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 126। कितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है ना, पर बड़े क्वेश्चन से कभी मत घबराना। क्वेश्चन को जैसा पढ़ा जाता है वैसे ही पढ़ना। अगर क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है तो बड़ा होने से कोई मायने नहीं रखता। देखिए यहाँ पर गणित के प्रथम टेस्ट के कुल 25 अंकों में से 25 अंकों में से एक विद्यार्थी 18 अंक प्राप्त करता है।
कुल गणित का टेस्ट था, कुल अंक कितने थे? कुल अंक जो थे वो 25 थे। एक विद्यार्थी 25 में से कितना लेके आया? 18 लेके आया एक विद्यार्थी, कितने में से? 25 में से। ये तो हमारा हो गया पहले विद्यार्थी का मैटर। ऐसे ही लिखते हैं मार्क्स, जब भी लिखते हैं हम इसी तरह से लिखते हैं, 25 में से कितने आ गए? 18। जबकि दूसरे टेस्ट के इतने ही पूर्णांक, मतलब 25 का पूर्णांक उतने ही बोला है, इतने ही बोला है, यानी 25 में से दूसरा विद्यार्थी कितने अंक लेके आया? दूसरे टेस्ट में 22। विद्यार्थी वही है, एक टेस्ट में वो लिया 18 और दूसरे टेस्ट में उतने ही पूर्णांक में से 22 लेके आया। टेस्ट नंबर 2 में वो कितने अंक लेके आया? 22 अंक लेके आया, कितने में से? उतने ही पूर्णांक में से। इसको हम ऐसे लिखेंगे, गेट सही से लगा दो। तो यहां पर हमने क्या देखा इस क्वेश्चन में कि एक विद्यार्थी था, 25 नंबर का टेस्ट था, पहले टेस्ट में वो 25 में से कितने अंक लेके आया? 18। दूसरे टेस्ट में 25 में से कितने अंक लेके आया? 22। तो दूसरे टेस्ट में उसने कितना प्रतिशत अंक अधिक प्राप्त किया? दूसरे टेस्ट में ज्यादा लाया है, इसका मतलब प्रतिशत में भी ज्यादा लाया होगा। तो इसको आप डायरेक्ट दो तरीका से कर सकते हो। देखिए हमने बताया था कि किसी भी संख्या को, ये तो हमने लिख दिया 25 में से 18 अंक है, 25 में से 22 अंक है, ये भी ठीक लिखा है। पर जब किसी भी संख्या को प्रतिशत में निकालना है, किसी भी संख्या को प्रतिशत में निकालना है तो हमेशा याद रखना कि 100 का गुणा करना है। ठीक है, हर बार की तरह हमें इसमें 100 का गुणा कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर वैल्यू किस में निकालना है? प्रतिशत में निकालना है। तो 25 चौके 100, 18 चौके 72। एक बंदा जो है पहले टेस्ट में, एक ही तो है, पहले टेस्ट में वो 72% अंक लेके आया। दूसरे टेस्ट में देखिए वो कितना लेके आया, परसेंटेज में देखना है तो 100 का गुणा करना है, और ये हो गया 4 बार कट गया, ये 88% अंक दूसरे टेस्ट में लेके आया। तो उन्होंने बोला कि जो दूसरे टेस्ट में अंक थे वो पहले टेस्ट से कितने अधिक थे? कितने अधिक है? इनको घटा के देख लेंगे, घटाएंगे तो 16% आएगा। कितना आएगा? 16% अंक, परसेंट जो है वो अंक अधिक लेके आया दूसरे टेस्ट में। ठीक है, ये तो क्वेश्चन था कि एक विद्यार्थी 25 पूर्णांक के प्रथम टेस्ट में 25 में से 18 अंक लाया और दूसरे टेस्ट में 25 में से 22 अंक लाया। तो दोनों टेस्टों का परसेंटेज निकाला और उन्होंने बोला कि दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितने अधिक प्रतिशत लेके आया। तो हमने इनको जब घटाया तो पता चल गया इतना है। घटाना तो आता ही होगा। किस में से घटाया हमने? 88%, जो कि दूसरे टेस्ट में, ठीक है, पहले टेस्ट से कितने अधिक नंबर लाया? पहले टेस्ट में 72% थे, इनको जब घटाया तो 8 में से 2 गया, 6 बचा, 8 में से 7 गया, 1 बचा, ये 16% आ गया। अब कई लोग इसको इससे भी जल्दी कर सकते थे। कैसे? कि तुम्हें पता है कि पूर्णांक कितने का है, पूर्णांक कितने का है, ये दो बार हमने 100 का गुणा किया ना, ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है। और सर आप तो कहते कि हम हर बार छोटा तरीका बताएंगे, तो इसका भी छोटा तरीका हो जाएगा। कैसे? कि विद्यार्थी तो एक ही है, 2 टेस्ट दिए उसने, दोनों टेस्टों का पूर्णांक समान है, दोनों टेस्टों का पूर्णांक समान है। तो दूसरे टेस्ट में वो कितने अंक लेके आया था? 22। पहले टेस्ट में कितने अंक लेके आया था? 18। तो अंकों का अंतर कितना है? जो अंकों का अंतर होगा वही परसेंटेज का अंतर होगा, क्योंकि जो भी परसेंटेज बढ़ी है वो अंक के बढ़ने के बाद ही बढ़ी है। अगर वो 18 पहले लाया था, 18 फिर लाता, तो परसेंटेज भी सेम रहती है, लेकिन जो परसेंटेज बढ़ी वो अंक के बढ़ने के बाद बढ़ी। तो इनके बीच में अंकों का अंतर कितना है? कितने अंतर आ रहा है? तो 22 में से 18 घटाया तो कितना आ गया? 4/25।
गुणा क्या करना है, परसेंटेज में देखना है 100। ये अंकों का अंतर आ गया, अंकों का अंतर आ गया तो परसेंटेज का भी अंतर अंकों पर डिपेंड है। तो यहां से देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया 16%। ये था, आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, क्या बताया कि जो 18 अंक लेके आया था दूसरे बार में 22 अंक लेके आया, तो कितने अंक अधिक लाया दूसरे टेस्ट में। तो यहाँ पे आप इसको भी नहीं लिखते, इनका अंतर निकाल लेते कि 4 अंक ज्यादा लाया, 4 अंक ज्यादा लाया तो 25 का है बेस है, तो 4 जो है 25 का कितना परसेंट है, तो सीधा आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमारा उद्देश्य है कि जब तुम शॉर्ट ट्रिक की तरफ जाते हैं, यानी जो फास्ट करने की सोचते हैं, तो उसके लिए आपका मैथ अच्छा होना जरूरी है, तभी आप उसको कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे, गड़बड़ कर दोगे। बेसिक कर लोगे लेकिन डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 127वां देखते हैं। 127वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, यहाँ पर पढ़े क्वेश्चन को ध्यान से फिर करें। 30 रुपया में 30 रुपया में 1 दर्जन पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 10 रुपया का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब बच्चों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा, बच्चे ने जब इस क्वेश्चन को पढ़ा तो वो बड़े खुशी के मारे ठिकाना नहीं रहा उसका। क्यों, क्वेश्चन तो बहुत सरल है, हमें तो आता है। तो वो क्या कर देते हैं गलती, वो देखते हैं। बच्चे लोग गलती क्या कर देते हैं कि 30 लाभ कितने का है, 10 का, और 30 लिख देते हैं यहाँ पर। कितने में से, 30 में बेचा, जबकि यहाँ पर क्या किया, 30 रुपया में 1 दर्जन पेंसिल को बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो वो सीधा क्या कर लेते हैं, 10 का लाभ हो गया, और फॉर्मूला याद होता है उनको, लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला पता होता है उनको, क्या लिख देते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यहां पर रख देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, लाभ तो 10 का होगा और इसको क्रय मूल्य बना देते हैं और सॉल्व करते हैं, तो आंसर कुछ इस तरह से आ जाता है। परसेंटेज भी देखना है तो 100 का गुणा भी करते हैं, पर आंसर इसका इतना निकल के आएगा आपका सामने। ठीक है, कैसे कि 0 से 0 कट गया, 3 से 100 में भाग देंगे, 33 बार जाएगा, 1 बचेगा और इतना। पर ये क्वेश्चन अगर ऑप्शन में दिया होता, ऑप्शन में इसको दे देते हैं इसको, तो वो टिक करके आ जाते कि हमारा तो आंसर निकल गया। पर यहाँ पर ध्यान देना कि जब भी लाभ जो होता है, हानि जो होती है, वो किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है, विक्रय मूल्य पर नहीं होती। और यहाँ पे जो 30 रुपया दे रखा है, वो देखिए बेचा है इतने में, उसने क्या किया है, बेचा है इतने में। यानी ये जो 30 दे रखा है वो क्रय मूल्य मान लेते हैं, पर क्रय मूल्य है नहीं है, वो क्या है, विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। कितना दे रखा है, 30 रुपया। क्रय मूल्य निकालने की बात करें, कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए किससे, सेलिंग प्राइस से निकालना है, तो सेलिंग प्राइस में से माइनस करते हैं लाभ को, क्योंकि जो वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 30 से कम था, बेचा गया 30 में, तब लाभ होगा। क्रय मूल्य क्या होगा, 30 से कम होगा, 30 में बेचने पर तो लाभ हुआ है। तो 30 से कम कितना क्रय मूल्य आएगा निकल के, 30 में से लाभ 10 का था, हटा देंगे, 20 आएगा, 20 रुपया। तो तुम्हें क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, जो कि इसमें दिया नहीं था। लेकिन आपने क्या किया था, जो दिया था उसी को क्रय मूल्य मान के कर लेंगे, तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जब विक्रय मूल्य दे रखा है, लाभ भी दे रखा है, हानि भी दे सकते थे, वो क्या दे सकते थे, जहां पर लाभ दे रखा वहां पे हानि भी लिख सकते थे वो। तो अगर हानि दी होती तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते, अगर 30 में बेचने पर हानि देते तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कैसे निकालते, हानि को जोड़ के। तो यहां पर हमने दोनों चीजें बताई है कि क्रय मूल्य निकाला जा सकता है किससे, विक्रय मूल्य से।
विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकाला जा सकता है, क्योंकि सीधा सा समझिए, अगर किसी वस्तु को बेचा और हानि हो गई, इसका मतलब चीज तो ज्यादा की थी। सीधा सा हानि कब होती, जब तुम उसे कम करके बेच देते हो। तो जितने की हानि हुई, अगर ज्यादा करना है तो हानि को जोड़ देंगे। और किसी को बेचा और लाभ हो गया, इसका मतलब चीज तो सस्ती ली थी, बेचा गया महंगा, तभी तो लाभ होगा। तो जितना भी लाभ होगा तो उसे हटा देंगे। तो यहां पर हमने क्या किया, 30 रुपया में 1 दर्जन पेंसिल को बेचा था, 10 रुपया का लाभ हुआ था, तो सेलिंग प्राइस 30 थी, उसमें से 10 घटा दिया, तो हमारी कॉस्ट प्राइस 20 निकल के आ गई। अब हमें क्या निकालना था, लाभ प्रतिशत निकालना था। तो लाभ कितने का हुआ था, 10 का। वस्तु कितने की थी, 20 की, क्योंकि वस्तु का पता होना चाहिए कॉस्ट प्राइस। परसेंटेज में देखना है तो हमने क्या कहा था, किसी भी संख्या को परसेंटेज में देखना है तो 100 का गुणा तो करेंगे। 0 20 पंचे 100, 50%। कितना आ जाएगा, 50% का लाभ हो गया। आंसर जो है, तीसरा आंसर एकदम सही है, तीसरा आंसर इसके लिए एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब भी आपको क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखी है, तो या तो लाभ हो रहा होगा या हानि हो रही होगी। जब भी विक्रय मूल्य दे रखा है तो दो ही चीजें हो सकती हैं, कि लाभ होगा या हानि होगी, या फिर ना लाभ होगा ना हानि होगी। लाभ है तो सेलिंग प्राइस में से लाभ को घटा देंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। हानि है तो हानि को जोड़ देंगे तो भी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 128 में देखते हैं। ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 128। 128वां क्वेश्चन है, एक ड्रम यहां पर क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया, फिर से भाग ही गायब कर दिया, कितना भरा है। लेकिन हम यहां पर लिख देते हैं, एक ड्रम जो है 1/3 भाग भरा हुआ है। एक ड्रम कितना भरा हुआ है, 2/3 भाग भरा हुआ है। 1/3 भाग से तो आंसर ही नहीं आएगा। कितना भरा मान ले इसको, कि एक ड्रम जो है 2/3 भरा हुआ है। यदि इसे पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी की आवश्यकता पड़े तो ड्रम पानी की क्षमता कितनी होगी। तो ड्रम को पूरा भरने में ड्रम के पानी की क्षमता कितनी होगी, ठीक है। तो ड्रम में कितना पानी आ सकता है। यहां पर क्या बोला है, क्वेश्चन अधूरा था इसलिए उसे पूरा बना दिया। एक ड्रम है जिसका कितना भाग भरा हुआ है, 2/3 भाग भरा हुआ है। इसका मतलब 3 भाग किए उन्होंने, जिसमें से कितने भाग भरे हुए, 2 भाग भरे हुए 3 में से। ये 1 2 3 भाग कर लिए, जिसमें हमारा ड्रम जो है 2 भाग पूरा भरा हुआ है, यहां तक भरा गया है, ड्रम यहां तक भरा है। इसका मतलब ये हो गया कि 2/3 भाग भरा है। खाली कितना है, 2 भाग भरा है, खाली कितना बचा है, 1 भाग। 1 भाग खाली है, और इसे भरने के लिए, इसे पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी इसमें डालना पड़ेगा। 50 लीटर पानी में ये पूरा भर जाएगा। 2/3 भाग भरा होने के बाद 50 लीटर पानी डालेंगे तो ये पूरा भर जाएगा। तो एक भाग में कितना आ रहा है, 50 लीटर पानी आ रहा है। हमारे कितने भाग हैं इसमें, 1 2 3। तो एक भाग में 50 आ रहा है, तो 3 भाग में कितना आएगा, 150 लीटर पानी आ जाएगा। तो इस ड्रम की जो क्षमता है, धारिता है, क्षमता दे देते हैं, कभी कभी धारिता भी बोलते हैं, कि इस ड्रम की धारिता क्या होगी, या इस ड्रम में कितना पानी आ सकता है, कितनी क्षमता है। तो यहां पर क्या है, कितनी है, 150 लीटर आ सकता है। कैसे पता चाहिए, जैसे ही तुमने क्वेश्चन को पढ़ा तुम्हारे समझ में आ गया कि क्या कहना चाहते हैं। अगर आपके ये चीज समझ में आती है तो इस क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा दे देखा
कि 2/3 भाग भरा है, 2/3 भाग भरा है, इसका मतलब 2 भाग भरा है। खाली कितना है? 3 में से 2 भरा है तो खाली है 1 भाग। खाली कितना है? 1 भाग खाली है। और 1 भाग में पानी कितना आ रहा था? 50 लीटर आ रहा था। तो 1 भाग जो खाली है वो कितने भाग में से खाली है? 3 भाग में से। तो क्षमता निकालना है तो जितने भाग करे हैं उन्होंने, इस द्रव्य के जितने भी खाने बना के रखे, जितने भी भाग करे उसी का गुणा कर देंगे तो उसकी क्षमता आ जाएगी। तो 3 में से 2 भरा था, 3 में से 1 खाली था, निकालना किससे था? 3 का। क्षमता निकालने तो क्या कर देंगे? तीनों भाग में कितना पानी आएगा? 3 का गुणा कर देंगे, सीधा आंसर हमारा 150 लीटर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 129 में देखते हैं। ये रहा 129 नंबर का